बेटा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में कल हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ा था। ठीक है बेटे, ये आपका बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर क्या, आपका ये कोर्स जो है ये ओवरऑल बहुत ही आसान है। ठीक है, ओवरऑल बेटा ये थ्योरेटिकल है और इसमें हमने डिफरेंट जो इंटरेक्शंस हैं, डिफरेंट इंटरेक्शंस मॉडल्स हैं, उनके बारे में ही हमें डिस्कस करना है। और ये बेटा सारी चीज़ें जो डेवलप की गई हैं ये ह्यूमन पर्सपेक्टिव को, ह्यूमन बिहेवियर को देखते हुए देन जो है वो डेवलप की गई हैं, ताकि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को डेवलप करने का मकसद ये था कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए। वालेकुम अस्सलाम बेटा सारा। कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना या ऐसी डिवाइसेस आप बनाएं, ऐसी एप्लीकेशंस बनाएं जिसमें ह्यूमन मशीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन कर सके। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा ये था। अब इस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए डिफरेंट हमने प्रिंसिपल बनाए इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में। देन डिफरेंट जो है मॉड्यूल बनाए, डिफरेंट जो है वो सर्चेस इस पर अप्लाई की गई। तो बेटा मेन फिर वही बात मैं रिपीट कर दूं कि बेसिकली जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान में हमने इस तरह से इंटरेक्शन करवानी है कि ह्यूमन को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फील हो। ठीक है, ह्यूमन जो है वो कंफर्टेबल रहे, लाइक सिस्टम यूज़ कर रहा है तो उसको टायर्डनेस फील ना हो। एक लाइक अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है या आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो बेटे वो इस तरह से होना चाहिए कि इजीली रिकॉलेबल होना चाहिए। लाइक ह्यूमन ने एक दफ़ा यूज़ किया तो उसको नेक्स्ट स्टेप जो है वो दोबारा से रिपीट करने के लिए अगेन कोई इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत ना हो। लाइक हम ह्यूमन को एक नेचुरल इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बेटा कल हमारा जो लेक्चर था उसमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की हमने डिफरेंट जो है वो फील्ड के बारे में भी पढ़ा और हमने ये भी कहा कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड क्यों है, क्योंकि अब बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि जिसमें काम तो बेटे हो रहा है, काम के साथ साथ जो है वो हमारा फोकस इस चीज़ पे है कि क्यों ना ऐसी प्रोडक्ट डेवलप की जाए जो एंड यूज़र के लिए कंफर्टेबल हो, एफिशिएंट हो और हमारा जो यूज़र है उसको इफ़ेक्टिव वे से यूज़ कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बेटे हमने HCI में डिफरेंट इनपुट आउटपुट चैनल्स के बारे में पढ़ा था। एंड देन आज हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली वो मेमोरी पे है। ठीक है, जिसमें हम 3 टाइप्स की मेमोरी को डिस्कस करेंगे। बेटे अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो है वो रिवाइज़ कर दूं, जिसमें हमने दो विजन डिस्कस किए थे, फिजिकल रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस एंड प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस। बेटे इन दोनों का मतलब कल भी बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा स्टिमुलस है उसको परसीव करना एंड देन उसको देखते ही जो हमारे माइंड में एक कह लें कि प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है उसको इंटरप्रेट करने की, आइडेंटिफाई करने की। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे विजन में आती है। फर्स्ट वन कि हमने किसी स्टिमुलस को, किसी ऑब्जेक्ट को देखा एंड देन हमने उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई की और हमने उससे कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन जो है वो फाइंड कर ली। देन बेटा हमने फिज़िकल रिसेप्शन आई के बारे में पढ़ा कि आई जो है वो किस तरह से कंफर्टेबल होती है, आई का जो साइज़ है, डेप्थ है, वो कितना इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन पे। और बेटे जो भी सिस्टम डेवलप करना है, जो भी आपने एप्लीकेशंस बनानी है, उसमें आपने ह्यूमन आई का जो बिहेवियर है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने सिस्टम को, अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना है। ठीक है, उसमें फिर हमने ब्राइटनेस देखा, कलर देखा कि ये दोनों चीज़ें जो है वो किस तरह से ह्यूमन आइज़ पर इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके साथ हमने लाइक इसका सॉल्यूशन भी देखा कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है तो वो आंखों को चुभती है। अगर ब्राइटनेस बहुत लो है तो उसको लाइक हमारे मोबाइल की ही अगर ब्राइटनेस बहुत लो है तो कुछ भी रीड करने में या ओपन करने में हमें डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है,
और इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम किस तरह से किया कि इस प्रॉब्लम को ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन ने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। और बेटे वो सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड किया कि उसने ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया। बेटे ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन इनकी बैकएंड पे जो चीज़ें हैं लाइक ब्राइटनेस ऑटो, ये तो बड़ी देर से ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इसको किस पर्सपेक्टिव से लेके आए हैं, इसको लाने का मकसद क्या है, वो अब हम समझ रहे हैं। ठीक है, कि जो हमारे पास लाइक ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, उसको अगर लो है हाई है, इसको ओवरकम करने के लिए ऑटो ब्राइटनेस जो है वो डेवलप की और ऑटो ब्राइटनेस को यूज़ किया। तो बेटे देखें, लाइक अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप उसको सनलाइट में लेके जाते हैं, तो आपकी मोबाइल स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाती है, उसको मतलब यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है। तो क्या है कि ऑटोमेटिकली वो ब्राइटनेस को सेंस करता है और वो ब्राइटनेस जो है वो आपकी इंक्रीज़ कर देता है। तो ये आपके पास जो है वो सॉल्यूशन है। इसी तरह से हमने रीडिंग का पढ़ा, एंड देन रीडिंग में डिफरेंट पर्सपेक्टिव पढ़े हमने, पैटर्न्स को डिस्कस किया, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को डिस्कस किया कि इसमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई सिंटैक्स होता है, सेमेंटिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं। लाइक अगर हमने जैसे आपकी स्लाइड्स ही हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसको देखते ही आपके माइंड में फ़ौरन से जो है वो एक इमेज बन जाता है कि ये इंग्लिश में लिखी हुई है। एंड देन बेटा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो ये था नेगेटिव कंट्रास्ट का। नेगेटिव कंट्रास्ट बेटा एक कह लो कि अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने का पैटर्न है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन में एक प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है ताकि रीडिंग को इम्प्रूव किया जाए। जिस तरह से आपकी स्लाइड्स हैं, वाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक जो है वो टेक्स्ट है, तो बेटे ये आपका जो है वो नेगेटिव कंट्रास्ट है। अगर इसके बरक्स कुछ और हम यूज़ कर लें तो वो ह्यूमन आई को इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा होगा। लाइक अगर हम ब्लैक बैकग्राउंड कर दें और ब्लैक बैकग्राउंड पे किसी मल्टीपल कलर्स को यूज़ करें, रेड ब्लू वाइट, लाइक इस तरह से, तो वो इतना जो है वो एफिशिएंटली रीड तो ऑब्वियसली वो कर लेगा, लेकिन इतना एफिशिएंटली वो रीड नहीं कर सकता जितना कि नेगेटिव कंट्रास्ट में हम रीड करते हैं। और बेटे ये जो वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक टेक्स्ट है, इसको हम नेगेटिव कंट्रास्ट कहते हैं। देन बेटे हमने हेयरिंग को डिस्कस किया। हेयरिंग यानी सुनना, उसमें एयर का स्ट्रक्चर देखा। एंड देन हमने देखा कि हेयरिंग बेस पे जो है वो हम लाइक कोई आवाज़ आई है तो उस आवाज़ की बेस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं कि ये आवाज़ हमारे सेकंड रो में से आई है, घर के बाहर से आई है, या कहीं और से आई है। ठीक है, लाइक हम इंटरप्रेट कर लेते हैं वॉइस से कि ये आवाज़ जो है वो किधर से आई है। ठीक है, इसी तरह से बेटे डिफरेंट वॉल्यूम है, लाइक ह्यूमन की जो हेयरिंग फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज़ टू 15 किलो हर्ट्ज़ है। इस रेंज से अगर बिलो होगी तो भी ह्यूमन को सुनने में डिफ़िकल्टी आएगी, और ग्रेटर होगी तो भी इसको सुनने में डिफ़िकल्टी होगी। तो बेटे इसका सलूशन क्या ड्राइव किया कि लाइक अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आपका वॉल्यूम हाई हो गया है, या आपने खुद से जो है वो हाई कर दिया है, या अनफॉर्चुनेटली आपका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो बेटे फ़ौरन से आपके पास एक पॉपअप मैसेज आ जाता है कि आपकी ये जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से इंक्रीज़ हो गई है। बेटे ये कल के लेक्चर में हमने ओवरऑल सारा डिस्कस किया था। ये जस्ट आज ओवरव्यू दे रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज फर्स्ट टाइम क्लास में हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टच आ जाता है, टचिंग सेंस आ जाती हैं, और ह्यूमन जो है उसमें थ्री जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, या थ्री इम्पोर्टेंट सेंसर्स होते हैं, इनको थर्मो स्पेक्ट्रम और नॉइज इफेक्टर्स एंड ये थ्री जो आपके पास आ रहे होते हैं। स्टिमुलस रिसीव्ड वाया रिसेप्टर्स इन द स्किन। ये बेटा स्टिमुलस है जो कि रिसेप्टर्स की हेल्प से हम स्किन से रिसीव करते हैं। लाइक हाथ जो है वो गर्म बहुत ज़्यादा चीज़ को लग गया है, तो फ़ौरन से जो हमारा स्टिमुलस है वो रिसेप्टर्स की तरफ से मैसेज रिसीव करेगा कि फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लो, ये चीज़ जो है वो बहुत गर्म है। लाइक इस तरह की जो अब इसको अगर हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखते हैं बेटे, तो ह्यूमन के लाइक ह्यूमन ने क्या करना है, मशीन से इंटरेक्शन करनी है।
तो मशीन से इंटरेक्शन करने के लिए उसको इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है। तो बेटा इन डिवाइसेस का जो स्ट्रक्चर है वो एक कंफर्टेबल बनाना चाहिए। लाइक आपने माउस यूज़ करना है तो माई माउस की शेप कुछ इस तरह से हो कि आप इजीली उसको जो है वो पकड़ सके, इजीली उसको यूज़ कर सके। ठीक है। और लाइक अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो कीबोर्ड का स्ट्रक्चर इफ़ेक्टिव होना चाहिए। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के पहले जो हम बटन्स यूज़ करते थे बेटा, अब उस बटन्स का जो लेवल है वो बहुत कम होता जा रहा है। और अब मोबाइल फ़ोन जो है वो तो मोस्टली ही टच स्क्रीन में आ गए हैं। लाइक आपके पास टच पैड हैं जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बेटे नेक्स्ट हमारे पास HCI डिसिप्लिन आ गए हैं। अब हमने शुरू में बात की थी कि HCI जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड क्यों है? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 7-8 फील्ड्स लिखी हुई हैं जिनमें HCI जो है वो अपना रोल प्ले करता है। लाइक आपके यहाँ पर HCI में साइकोलॉजी है, लाइक साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस बेटे ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। और बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, ह्यूमन ब्रेन को रीड करते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का क्या बिहेवियर है उसको रीड आउट करते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर की ह्यूमन ब्रेन का जो बिहेवियर है बेटा, उस बेस पे हम जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ह्यूमन का जो माइंड है ऐसे इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल है और ऐसे इन्वायरमेंट यानी नेचुरल इन्वायरमेंट वो चाहता है। एंड देन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन ब्रेन हम अपनी जो सिस्टम है, अपना जो प्रोडक्ट है उसी के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं। बेटे नेक्स्ट वन जो हमारे पास ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में डिसिप्लिन आ जाता है वो आर्गोनॉमिक्स आ जाता है। तो बेटा सिंपल अगर हम आर्गोनॉमिक्स को समझे तो आर्गोनॉमिक्स जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट आ जाता है। लाइक अगर मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो ड्यूरिंग लेक्चर अगर मेरे जो है वो इन्वायरमेंट कंफर्टेबल नहीं है, लाइक मेरे रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा है या मेरा जो बैठने का पोस्चर है वो एग्जैक्ट नहीं है, तो बेटे मैं इतना इफ़ेक्टिव वे से आपको जो है लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, लाइक अगर यहाँ पर शोर है इन्वायरमेंट में जिससे मुझे इरिटेशन हो रही है, तो बेटे ये चीज़ें जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों को एक ओवरकम करना है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है और एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाना है। ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि एक ह्यूमन जो है वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है उसको दिया जाए ताकि वो नेचुरल इन्वायरमेंट बेटा इस सेंस में मैं इसको कह रही हूँ कि जब हमने कोई प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलप करनी है तो उसमें वो सारे फीचर्स होने चाहिए जो कि ह्यूमन साइकी के अकॉर्डिंग है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को टच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सोशियोलॉजी आ जाता है HCI डिसिप्लिन। तो सोशियोलॉजी बेटा हमारे पास क्या है कि हम ह्यूमन टू ह्यूमन जो इंटरेक्शन हो रही होती है ना उसको ऑब्जर्व करते हैं। एंड देन जो हमारी ऑब्जर्वेशन आती है उसको हम मशीन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन है तो उस कम्युनिकेशन में लाइक किस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जा रही है, इस तरह की जो सोशियोलॉजी में हम डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स गेट करते हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम HCI के थ्रू अपने सिस्टम में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन बेटा HCI डिसिप्लिन में हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बेटे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है HCI में, क्योंकि हमने सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंज लेके आना है और वो चेंज ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग लेके आना है। तो बेटे यहाँ पर हमें कंप्यूटर साइंस के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप किस तरह से ह्यूमन की साइकी को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन सिस्टम में जो है वो चेंज लेके आएंगे। ठीक है, लाइक अगर आपने एप्लीकेशन को अपडेट करना है, न्यू टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है या आपके पास कोई न्यू टूल है जिसको आपने यूज़ करना है, तो बेटे उसके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है। इन डेप्थ तो ये बेटा बहुत ज़्यादा वेरियस सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक नॉलेज जो है वो यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में वो है यूज़र ग्राफिक्स।
बेटा यूज़र ग्राफिक्स जो है ना वो इस तरह से आपने किसी भी प्रोडक्ट के बनाने हैं कि जो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जिनको रिकॉल करना जो है वो बहुत आसान हो। ठीक है, लाइक अगर आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप की है तो बेटा उसमें भी HCI का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कि आपने जो लेयर्स बनाई हैं, आपने जो उसमें नंबर ऑफ़ टूल्स यूज़ किए हुए हैं, लाइक आपने बार यूज़ की है, आपने उसमें स्विचेस लाइक बटन्स यूज़ किए हैं, एंड देन आपने उसमें जो टेक्स्ट यूज़ किया है, उसका फ़ॉन्ट साइज़, उसका स्टाइल्स, इसके साथ साथ ग्राफिक्स में जो हम ग्राफ को कोई भी हमारा डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ यूज़ करते हैं, चार्ट यूज़ करते हैं। तो बेटा ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसलिए बनाई गई होती हैं ताकि ह्यूमन इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है बेटे, ये हमारे HCI के जो डिसिप्लिन्स हैं ये हाफ कल हमने डिस्कस किए थे और आज ये कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ तक मैंने जो है वो प्रीवियस लेक्चर भी आपका जो कल वाला था वो भी दोबारा से सारा रिवाइज़ कर दिया है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो आज जो है क्लास में न्यू थे। अब बेटा मुझे जल्दी से आप कमेंट करके बता दें कि यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया, हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लें। ओके मरियम एंड कायनात सारा, बेटा आपको कोई डिफ़िकल्टी है? बेटा ये हमारा सब्जेक्ट बहुत आसान है। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं कि लाइक जो हमारी रियल लाइफ में चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं वो किस तरह से एक सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और इस चीज़ का हमें वैसे अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि ये चीज़ें जो है वो किस तरह से हमारे साथ अटैच्ड हैं लाइक विद इन अ सिस्टम। लेकिन जब हम इसको स्टडी करते हैं, लाइक अभी हमने डिस्कस किया ब्राइटनेस के बारे में, तो ये बड़े छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको स्टडी करके जो है वो इंसान इंजॉय करता है और मज़ा आता है ये सब्जेक्ट पढ़ने में। कायनात जी बेटा, मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर करूँगी और आपके जो लास्ट लेक्चर्स हुए हुए हैं वो भी मैं आपके साथ आज ही ग्रुप में शेयर कर दूँगी। और आपको मैं बेटा बुक भी सेंड करूँगी, आपने बुक को भी खुद से ऑब्वियसली यही सारी चीज़ें जो हैं वो बुक में डिस्कस की हुई होती हैं, लेकिन आपने उसको खुद भी एक दफ़ा से रीड आउट करना है। ठीक है? ओके बेटे, आपको यहाँ तक क्लियर है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बेटे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मेमोरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मज़े का भी ये टॉपिक है। आप इसको समझेंगे तो ये आपको लाइक ये रियल लाइफ की जो चीज़ें इसमें इंगेज हुई हुई आपको मिलेंगी, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको ये टॉपिक लगेगा। तो बेटे यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप्स हैं हमारे पास मेमोरी की: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। बेटे ये जो हम मेमोरी की बात कर रहे हैं ये ह्यूमन मेमोरी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर या सिस्टम की मेमोरी की बात नहीं हो रही। और अगर जस्ट हम वर्ड मेमोरी पे फोकस करते हैं तो मेमोरी किस लिए यूज़ करते हैं? मेमोरी लाइक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशंस को रिट्राइव करने के लिए। अब हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं, लाइक सेंसरी मेमोरी है, नेक्स्ट वन हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और थर्ड एंड लास्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो बेटे हम वन बाय वन इनको पढ़ते हैं कि इनका क्या मकसद है और ये किस लिए यूज़ की जाती हैं। तो बेटे सबसे पहले जो हमारे पास मेमोरी आती है वो है सेंसरी मेमोरी। आपको इसके नाम से कोई अंदाज़ा हो रहा है कि सेंसरी मेमोरी में क्या हो सकता है? जी मरियम। बेटे सेंसरी मेमोरी जो है, मेमोरी हमारे पास स्टोरेज एरिया है, डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। कोई भी जो इवेंट है या कोई भी डे है
उसके बारे में आपने जो है वो जो कुछ भी आपके एक दिन में हुआ, वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती हैं। एज़ वेल एज़ अगर कोई डेटा आपने स्टोर करना है, कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, या आपने लाइक आपने कोई भी प्रिपरेशन करनी है और उस प्रिपरेशन को आपने अपनी मेमोरी में स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, मेमोरी कहलाती हैं। अब चूँकि हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक मेमोरी को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है सेंसरी मेमोरी, तो बेटे सेंसरी मेमोरी जो है इसको हम सेंसरी बफर भी कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर सेंसरी, अगर आप वर्ड पे फोकस करें तो यहाँ पर हमारे सेंसेस इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक ह्यूमन सेंसेस। अब ह्यूमन सेंसेस क्या है? ह्यूमन जो है वो देखता है, एंड देन ह्यूमन सुनता है, ह्यूमन जो है वो टेस्ट करता है, लाइक इस तरह के ह्यूमन टच से फील करता है। इस तरह के जो सेंसेस हैं वो हमारे पास सेंसरी मेमोरी में आ जाते हैं। अब बेटा यहाँ पर हमारा जो वर्क है वो कुछ इस तरह से है कि ह्यूमन जो है वो अपनी सेंसरी मेमोरी को जो है वो यूज़ करता है। लाइक अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास देखना है मैंने, ठीक है, लाइक मेरी साइट है, तो बेटे साइट के अगेंस्ट मेरे पास एक मेमोरी है। लाइक देखना जो है वो मेरा क्या है, सेंसरी, लाइक मेरा एक कह लें कि साइट देखना जो है वो विजुअल स्टिमुलाई है। ठीक है, किसी चीज़ को विजुलाइज करना, किसी चीज़ को देखना, तो मैं किसकी मदद से देखती हूँ, अपनी आँख की मदद से। तो लाइक बेटे अगर आप देखो कि आपने किसी शख्स को मिले हो या किसी ऐसी चीज़ को देखा हुआ है जिससे आप ऑलरेडी जो है वो मीटअप हुआ हुआ है, लाइक आपका एक फ्रेंड है, आपने उसको आप उसको मिले हुए हो, आफ्टर फ्यू ईयर आप उसको दोबारा से मिलते हो, तो बेटा आप उस जैसे ही आई का जो आई है वो उसको देखती है, फ़ौरन से आपकी जो आई के अगेंस्ट मेमोरी है, वहाँ से आप डेटा जो है वो रिकॉल करते हैं कि इस शख्स को मैंने कहीं पहले देखा हुआ है। तो बेटे हर साइड के अगेंस्ट जो मेरी मेमोरी स्टोर हो रही है उसको मैं कहती हूँ, लाइक अगर मैं जस्ट विजुअल की बात करती हूँ, देखने की बात करती हूँ, तो बेटे इस सेंस के पीछे जो मेरी मेमोरी है उसको मैं आइकॉनिक मेमोरी कहती हूँ। ठीक है, इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है और वो स्पेसिफिक नाम क्या है, आइकॉनिक मेमोरी। बेटा आपने ये पॉइंट गेट किया है, यहाँ तक आपको समझ आया है? ओके, लाइक इसको बेटा बहुत ही इजी और सिंपल वर्डिंग में अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो सेंसरी मेमोरी एक्ट करती है एज अ बफर फॉर स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम सेंस। ठीक है, हमारी मेमोरी जो है हमारे एक्शंस पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करती है जो कि हम सेंसेस से रिसीव करते हैं। ठीक है, अब हमारी सेंसेस जो है यहाँ पर विजुअल यानी देखना, हमारे जो देखने के बैक एंड पे हमारी जो मेमोरी स्टोरेज एरिया है वो क्या है? आइकॉनिक मेमोरी है। एंड सेकंड वन बेटा जो हमारे पास इकोइक मेमोरी आ जाती है। इकोइक मेमोरी बेटा स्पेसिफिकली हेयरिंग के लिए यूज़ की जाती है, हेयरिंग पर्पस के लिए। ठीक है, लाइक आपने कोई वॉइस सुनी है एंड देन वो आपकी आइकॉनिक मेमोरी इकोइक मेमोरी में जाके स्टोर हो गई है, एंड अगेन अगर कोई आप वैसी वॉइस जो है वो सुनते हैं तो फ़ौरन से उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वॉइस जो है वो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। ठीक है, लाइक अगर आप वॉइस की बेस पर आप बिहेवियर्स को जज कर लेते हैं, तो लाइक किसी का बिहेवियर, लाइक आपके घर में कोई फादर है, मदर है, तो वो जैसे ही उनका बोलने का जो है वॉइस जो है वो थोड़ी गुस्से वाली होती है, तो आप सुनते ही जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मूड कैसा है। तो बेटे ये सारी रिकॉलिंग जो है वो हमारी मेमोरी के थ्रू हो रही होती है, और स्पेसिफिकली हेयरिंग की जो हमारा सेंस है, हेयरिंग सेंस के लिए जो मेमोरी यूज़ की जाती है वो इकोइक मेमोरी यूज़ की जाती है। और बेटे लास्ट वन हमारे पास हैप्टिक मेमोरी है जो कि टच के लिए यूज़ की जाती है। लाइक आपको इसके लिए एक एग्जांपल रियल लाइफ ले लेते हैं कि लाइक आप वो एक प्ले होता है, लाइक आंखों पे पट्टी बांध के खेलते हैं, तो आपको क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट दे दिया गया है या कोई चीज़ दे दी गई है और आपको ये कहा है कि आपने जस्ट टच की बेस पे इसको सेंस करके बताना है
कि ये क्या है। ठीक है, तो जैसे ही आप किसी जो ऑब्जेक्ट जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है, अगर उसको आप टच करते हो एंड देन टच की बेस पे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, लाइक टचिंग बेस पे जो आप लाइक हॉट है, कूल है या वार्म है, लाइक इस तरह से आप जो सेंस करते हैं टचिंग की बेस पे, उसको आप हैप्टिक मेमोरी कहते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ तक आपको क्लियर है? अच्छा, सेकंड वन बेटा सेंसरी मेमोरी जो, ओके मरियम, सेंसरी मेमोरी जो है इसको हम कंटिन्यूसली ओवरराइड कर सकते हैं। तो बेटा कंटिन्यूसली ओवरराइड करने का मतलब ये है कि ये हमारे पास बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना वो चीज़ें स्टोर हुई हुई होती हैं। जैसे ही हमारे पास न्यू न्यू चीज़ें आती जाती हैं हम इसको ओवरराइड करते जाते हैं, यानी कि हमारे पास लाइक अपडेशन जो है वो हमारे पास होती रहती है। ये परमानेंट मेमोरी बेटा नहीं होती, ना ही इसको जो है वो परमानेंटली हम मेमोरी कह सकते हैं। ये हमारी जो है वो नियरेस्ट टू शॉर्ट टर्म मेमोरी पे होता है और ये कंटिन्यूसली इसमें चीज़ें जो हैं वो अपडेट होती रहती हैं। ठीक है, और बेटे अभी जो हमने प्रीवियसली बात की कि लाइक किसी वॉइस को डिटेक्ट करना, किसी के देखते ही उसको आइडेंटिफाई करना, तो बेटे जब हम एक ही चीज़ को बार बार देखते हैं, एक ही वॉइस को बार बार सुनते हैं, तो इसमें हमारी नंबर ऑफ़ टाइम जब प्रैक्टिस होती है, एक्सरसाइज होती है, तो बेटा वो चीज़ जो है वो हमारी ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। वालेकुम अस्सलाम मरियम। जी बेटा, यहाँ तक हमारी सेंसरी मेमोरी थी एंड नेक्स्ट हमारे पास आ गई है शॉर्ट टर्म मेमोरी। बेटे सेंस, जब हमारी यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अपनी सेंसरी मेमोरी की, तो जब हम अपने सेंसेस पर अटेंशन देते हैं, मोर देन उस पर फोकस करते हैं कि हम किसी और चीज़ को साइड पे रख के जस्ट अपने सेंसेस पे फोकस करते हैं। लाइक अगर आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो ड्राइविंग के दौरान जो आपकी लाइक देखने का है, आइकॉनिक मेमोरी है, विजुअल स्टिमुलाई है बेटे, वो एक्टिव हुआ हुआ होता है कि आपने देखना है और गाड़ी ध्यान से चलानी है। तो यहाँ पर हमारी जो विजुअल स्टिमुलाई है वो एक्टिव हुआ होता है, रादर देन कि हमारी जो अदर सेंसेस हैं वो थोड़ी बैक एंड पे आ जाती हैं। जो हमारी प्रायोरिटी पे सेंसेस आ रही होती है वो हमारी विजुअल स्टिमुलाई आ जाता है। ठीक है, तो बेटे लाइक आपकी ऐसी चीज़ें जो कि शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर की जाती हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। बेटे सेंसरी सेंसेस पे जब हम अटेंशन देते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ठीक हो गया बेटा। बेटे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है सेंस शॉर्ट टर्म मेमोरी का, कि बेटे लाइक आपके पास कुछ इस तरह के डिजिट्स हैं। ठीक है, इनको रिकॉल करना जो है वो लाइक ये फर्स्ट लाइन अगर आप देखते हैं 2 1 3 4 8 2, तो बेटा इसको जो है वो याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपना इस तरह का जो सीरीज़ में सीक्वेंस में डेटा आ रहा होता है, उसको चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चंक्स में डिवाइड करने के बाद हम उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं, या मैथमेटिक्स नोटेशंस हैं जिनको आप ड्यूरिंग एग्ज़ाम यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के जब आप चंक्स बना लेते हैं बेटे, तो ह्यूमन के लिए बड़ा ईजी हो जाता है कि वो इन चंक्स को रिकॉल कर ले। और यहाँ तक अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ह्यूमन चंक्स में 7, इसकी जो एक रेंज है 7 ± 2, ये हमारे पास बेटा स्पेसिफिक लिमिट है, स्पेसिफिक कैपेसिटी है। इतने चंक्स जो है वो ह्यूमन इजीली रिकॉल कर सकता है। और ये सारी रिकॉलिंग जो टेम्परेरली वर्क के लिए हो रही होती हैं, वो सारी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके स्टोर होती हैं। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी सेंसरी मेमोरी में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया, तो आप उसको डिस्कस कर लें। जी बेटे, मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रही हूँ। अगर कोई यहाँ तक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे बताएं, हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है मरियम एंड बाकी कायनात एंड सारा, बेटा आपको कोई डिफ़िकल्टी है यहाँ तक?
ओके बेटे, नेक्स्ट हमारे पास जो मेमोरी की टाइप आ गई है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी आ गई है। तो बेटे ओके सारा, तो जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि ऐसी मेमोरी जो कि ज़्यादा टाइम के लिए लाइक ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर एंड मोर देन दिस ईयर हम उस मेमोरी को अपने मेमोरी में इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं एंड देन हम उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। ऐसी मेमोरी को हम लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं। लाइक बेटा अगर आप इसका सीक्वेंस देखें कि सबसे पहले हमारे पास सेंसरी मेमोरी आई, लाइक हमने सेंस की बेस पे जो हमारे पास मेमोरी बन रही थी वो हमने डिस्कस की। एंड देन बेटे हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी आ गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी कहाँ से आई? सेंसरी मेमोरी से शिफ्ट होके आई, कि जब हम अपने सेंसेस पे फोकस करते हैं तो वह हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। एंड देन बेटा जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी शिफ्ट हुई है, तो बेटे यहाँ पर जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो रिहर्सल है। ठीक है, एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, कि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या एक काम जो आप कर रहे हैं उसको बार बार उस पर रिहर्सल करते हैं, तो देन वो जो आपकी मेमोरी है वो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लाइक अगर आपने कोई भी आपकी लाइफ के इवेंट्स हैं, लाइक आपका जो बचपन है, लाइक आपके जो प्रीवियस ईयर्स हैं, बचपन से अब तक की जो लाइफ है उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो लाइक पहले इंसान बचपन में छोटा होता है एंड देन यंग एंड देन जो है वो बुढ़ापे की तरफ, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए यूज़ किए जाते हैं, कि ये इन इन चीज़ों को जो है वो ईज़िली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। बेसिकली बेटा मेमोरी का मकसद ही यही होता है कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, अपने डाटा को स्टोर करना है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम ह्यूज कैपेसिटी जो है वो रखते हैं, जिसमें हम ईयर्स का, मंथ्स का जो डाटा है वो स्टोर किया हुआ होता है। मेमोरी है ना, हम लाइक स्टोरेज एरिया है हमारा। तो जिस तरह से हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं, लाइक कुछ देर के लिए जो है वो चीज़ें हमने याद रखी एंड देन हम उसको ओवरराइट कर देते हैं, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखनी होती हैं अपने माइंड में, बल्कि हमारे माइंड में जो है वो रह जाती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लाइक कोई आपकी लाइफ का इवेंट है जिसको आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, तो आप उसको बार बार रिकॉल करते हैं, बार बार बताते हैं, और देन वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। बेटे लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो हमारे पास दो तरह की है। एक हमारे पास एपिसोडिक मेमोरी है एंड सेकंड वन इज सिमेंटिक। बेटे एपिसोडिक के नेम से ही आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि एपिसोड वाइज, लाइक 1 एपिसोड, 2 एपिसोड एंड 3rd एपिसोड, इसको आप कहते हैं कि सीरीज ऑफ मेमोरी इवेंट्स हैं। ठीक है, लाइक आपके पास इवेंट्स आ रहे हैं या आपके कोई भी फंक्शंस हैं लाइफ के, जिसको आप एक सीक्वेंस में सीरीज बना लेते हैं एंड देन आप उसको मेमोरी से रिकॉल कर सकते हैं। तो बेटे ऐसी रिकॉलिंग को और ऐसे स्टोरेज एरिया को हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। ठीक है। एंड देन बेटा लास्ट वन जो हमारे पास आ जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप, वो सिमेंटिक है। अब सिमेंटिक लॉन्ग टर्म मेमोरी में बेटा क्या होता है, इसमें आपके पास स्ट्रक्चर्ड मेमोरी आ जाती है, फैक्टर्स ऑफ स्ट्रक्चर मेमोरी। ठीक है, जिसमें आपने कॉन्सेप्ट सीखे होते हैं, आपने लर्निंग की भी होती है, आपके पास स्किल्स आए हुए होते हैं, तो इन सब चीज़ों को गेट करना एंड देन आपने इनको जो है वो मेमोरी में स्टोर करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी सिमेंटिक मेमोरी में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है बेटे, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जो है ना वो सिंपल सा जो है ये टॉपिक्स हैं, कि लाइक सिंपल इनको देखते ही आप जो चीज़ें जो है ना वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, समझ जाते हैं कि लाइक सेंसरी मेमोरी है, सेंसेस की मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म है तो ये ज़्यादा टाइम के लिए जो चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर हुई भी होती हैं तो उनको हम डिनोट कर देते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी से। एंड देन फर्दर हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी की 2 टाइप्स आ जाती हैं, एपिसोडिक और सिमेंटिक्स। दोनों में डिफरेंस हमने पढ़ लिया है कि एपिसोडिक में हमारे पास मेमोरी इवेंट्स आ जाते हैं, सीक्वेंस आ जाता है इवेंट्स का, जिनको हम इजीली रिकॉल भी कर सकते हैं, और एज वेल एज इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली हमारे माइंड में इससे रिलेटेड स्टोर हुई भी होती है।
सिमेंटिक्स में हमारे पास बेटा फैक्ट्स आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, स्किल्स आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि हमने सीखी भी होती है अपने लाइफ साइकिल में, और इसको हम कहते हैं कि हमारी सिमेंटिक मेमोरी है। एंड एज वेल एज सिमेंटिक मेमोरी ड्राइव फ्रॉम एपिसोडिक मेमोरी। बेटे यहाँ तक हमारी मेमोरी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वन हम सिमेंटिक नेटवर्क इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो कि हमारी